इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभय दुबे जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दरअसल हम 2-3 विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं आपके साथ। राहुल गांधी ने कुछ विषय पिछले महीनों के दौरान बहुत जोर शोर से उठाया। इसमें 2 प्रमुख मुद्दे थे, चीन के साथ सीमा विवाद और दूसरा कोरोना मैनेजमेंट को लेकर भारत सरकार की रणनीति और स्ट्रैटेजी। और दोनों जगह राहुल गांधी ने भारत सरकार को फेल बताया। दूसरी तरफ से दावा बिल्कुल उल्टा आता है। अगर पहले हम वैक्सीनेशन से शुरू कर सकें, कोरोना मैनेजमेंट से शुरू कर सकें, अभय दुबे जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। 2-3 बड़ी बातें सामने आई हैं। एक तो देश में प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू बड़े पैमाने पर अब वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि हम अगस्त से पहले ही 30 करोड़ लोगों को टीका लगा लेंगे, ऐसा उनका अनुमान है और ये एक इस मुहिम में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दूसरा, जिस वैक्सीन को लेकर शक शुबा जाहिर किए गए थे, उसकी फेज 3 ट्रायल की अब रिपोर्ट भी आ चुकी है और उसके मुताबिक ये कोवैक्सीन जो भारत में निर्मित है, इसकी एफिकेसी 81% से ज्यादा मानी गई है। इसको कॉन्टेस्ट किया गया था आपकी पार्टी की तरफ से। आपसे पूछना यह है कि कांग्रेस पार्टी को अब भी भारत सरकार की कोविड मैनेजमेंट रणनीति में कोई कमी नजर आती है? हाँ सौरभ जी, देखिए, एक अच्छे प्रतिपक्ष का दायित्व यह है कि वो सरकार का मार्ग प्रशस्त करे। हमारा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। 45-50 साल पुराना हमारा ये कार्यक्रम है और मोदी सरकार के सत्ता में आने के पहले 39 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष मुफ्त में वैक्सीन दी जाती थी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे गर्भवती महिलाएं हों या विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए। अब प्रश्न ये है कि लंबे समय तक जब रिसर्च होता है और वैक्सीन की तलाश की, एड्स की, तो अभी भी वैक्सीन नहीं हम तैयार कर पाए इतनी रिसर्च के बाद। तो इस महामारी की विभीषिका में जब कम समय में 2 वैक्सीन हमारे पास हैं और उनके ट्रायल के दौरान, जब मैं एक उदाहरण मध्य प्रदेश का देता हूं, बड़े एक समाचार पत्र ने छापा था कि ट्रायल के दौरान एक पूरी की पूरी कॉलोनी 25 दिन से गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें से 2-3 लोगों की डेथ भी हो गई। लेकिन वो हॉस्पिटल जिन्होंने उनको ट्रायल में लिया है, उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तब ये बात की थी कि हमको पुख्ता तरीके से मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, उसके बाद ही हमको घोषित करना चाहिए। खैर, ये विषय अलग है। इसी बीच दोनों जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, उनके लोग भी आपस में सार्वजनिक रूप से लड़ते हुए दिखाई दिए। कोविशील्ड ने क्लेम किया कि ये तो पानी की तरह है, क्योंकि जो दोनों की मेथोडोलॉजी है जो वैक्सीन तैयार करने की, चिंपांजी के एडिनो वायरस में जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से कोरोना का स्पाइक प्रोटीन डाला है कोविशील्ड ने, और जो कोवैक्सीन है उसने कोरोना का डेड वायरस से जो प्रोटीन है वो इंजेक्ट किया है, और इस तरीके से दोनों ने अलग अलग तरीके से अपनी वैक्सीन तैयार की है जी। तो एक भ्रम की स्थिति थी। उस समय सरकार को इंटरवीन करके विश्वास दिलाना चाहिए था जनता को। खैर, मैं एक बात बड़ी गंभीरता से बताना चाहता हूं। देखिए, पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था 90-100 वर्ष पहले, उसका भी कोई वैक्सीन नहीं मिला था। लेकिन एक साइकिल है, 2-2.5 साल में ये वायरस अपने आप समाप्त हो जाता है। कैसे? कि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है और फिर वो स्प्रेड अप होना बंद हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि हमारी 60 से 70% आबादी को अगले 6 महीने में जी हम अगर वैक्सीन दे पाए तो हम सफल हो जाएंगे। इसमें हम सब लोग साथ खड़े हैं। यही मेरा दरअसल आपसे सवाल था। आपने तकनीकी पहलू बताया, उसका अच्छा किया। शॉर्ट में आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी जो आपने लक्ष्य बताया, आपको लगता है सरकार की टीकाकरण की जो रफ्तार है वो ठीक है और जो लक्ष्य आप बता रहे हैं वो हासिल कर लिया जाएगा? और अब तो इस कोवैक्सीन को लेकर कोई सवाल कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के मन में भी नहीं है? नहीं, देखिए, ये वैज्ञानिक पहलू है। हमारे वैज्ञानिक विज्ञ हैं, विद्वान हैं, वो जो निर्धारित करेंगे। हमने तब भी कहा था कि साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने प्रश्न खड़े किए थे, मीडिया ने प्रश्न खड़े किए थे, तब ये दायित्व था कि हम सरकार को आगाह करें। इस मामले में सरकार के साथ हैं, लेकिन चाहते हैं कि सरकार 60 से 70% आबादी को कोशिश करके हम 6 महीने 7 महीने में वैक्सीनेशन दे दें।
तो हम इस कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर पाएंगे और सरकार के साथ खड़े हैं इस मामले में। इसमें बिल्कुल अलग कोई पक्ष नहीं है कांग्रेस पार्टी। चलिए, ये तो अच्छी बात है, कम से कम अब सुर एक दिखाई दे रहा है भारत के प्रमुख विपक्षी दल का और भारत सरकार का। सुधांशु त्रिवेदी जी, कोवैक्सीन की बात हो या कोरोना टीकाकरण की रफ्तार की बात हो, जैसा अभी अभय दुबे ने कहा, जरूरत है कि इसको बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। देखिए, अभय दुबे जी ने जो बोला, कम से कम इन्होंने तो समझदारी का परिचय दिया, पर इन्होंने अपने पहले वक्तव्य में जो कुछ बातें कही थी राहुल जी के चीजों को वेट करते हुए कहने का प्रयास किया था। बाद में आखिर में उन्होंने कहा तकनीकी विषय है, इस पे हम वैज्ञानिकों के साथ है। यही तो मेरा कहना है कि जो विशुद्ध तकनीकी विषय हो, जैसे अभी आपने उसको टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश की और आपने बताया कि इस डीएनए से लिया गया, उस डीएनए से, हम लोगों को वो विषय विशेषज्ञों पे छोड़ना चाहिए और जो वो कहें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। ट्रायल हुआ नहीं हुआ, ट्रायल की स्टैटिस्टिक्स क्या है, ट्रायल का बेल कर्व क्या है, ट्रायल का सिमुलेशन क्या है, स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कितने लोगों को जानकारी है, डीएनए में कितने प्रोटीन्स हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, किसका क्या रिएक्शन, जब हमें नहीं पता तो हम केवल ये कह के एक जनमानस में जो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे आपने कहा ना 60 से 70%, 60 से 70% तो बहुत ही कम पढ़ा लिखा है, दूसरा चौथा पास है, जो इन शब्दावलियों को भी नहीं समझता और भ्रमित हो जाता है और भयभीत हो जाता है। और जब ऐसा वातावरण हो तो ऐसे समय में हमें उनके अंदर विश्वास पैदा करना चाहिए या अकारण भय उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इससे पहले बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं, भारत में टीकाकरण लंबे समय से चलता आ रहा है और हमारा टीकाकरण का जो प्रोग्राम है और जो व्यवस्था है इस समय विश्व में सबसे बेहतर है। यही तो एक बिंदु है जहां पर हम विश्व में अग्रणी भूमिका में दिख सकते हैं। हमारे पास वो अनुभव है, हमारे पास वो मैकेनिज्म है। आज दुनिया में 1 दर्जन से अधिक देश भारत की जो वैक्सीन्स हैं उनको ले चुके हैं, बाकी लोग लेने के प्रयास में हैं। कईयों को भारत ने मुफ्त भी दिया है, कई जगहों पे कुछ लाख वो भी दिया है मानवता को ध्यान में रखते हुए। तो एक ऐसा वातावरण जिसमें आप देखिए हमारा प्रतिद्वंदी चीन, जिसपे यह आरोप कि कोरोना फैलाया, और हम वो जिसके बारे में यह छवि बन रही है कि हम वैक्सीन को यानी कोरोना के बचाव में अग्रणी भूमिका में है, इस सकारात्मक पहलू पर यदि हम राजनीति करें तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि यह सफलता देश की सफलता होगी। यह जो हमें गौरव हासिल होगा वो देश का गौरव होगा। और आश्वस्त रहिए, जिसने जो किया है वह दुनिया के भी सामने आएगा। और प्रकृति का, जैसे आपने कहा ना 2-2.5 साल में हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। एक बात मैं थोड़ा सा सौरभ जी अलग हट के कहूं, जैसे लोग कहते हैं ना कि कुछ धार्मिक अंधविश्वास है, वैसे ही कुछ वैज्ञानिक अंधविश्वास भी। वैज्ञानिक अंधविश्वास यह है कि सब कुछ दुनिया में मटेरियल है, सारी गति जो है वो क्योस में है, उसमें कोई डिजाइन नहीं है, और जो भी चेतना है वो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन के अलावा कुछ नहीं। मैं भी विनम्रता से पूछता हूं, अगर सब कुछ क्योस है, कोई डिजाइन नहीं है, तो कैसे अपने आप ये हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होकर साइकिल खत्म हो जाता है? सब कुछ साइकिल है तो प्रकृति का चक्र भी सबके साथ न्याय करता है, वो व्यक्ति हो, समाज हो या देश। तो अगर हमारे पड़ोसी ने कुछ किया है उसका भी न्याय होगा और जो हम कर रहे हैं उसका भी न्याय होगा। इसलिए इसे विराट दृष्टिकोण से देखना चाहिए और भारत और समाज और देश के हित में हमें सकारात्मक भूमिका निभानी। कहना चाह रहे हैं दुबे आपकी बात पे, बोलिए। देखिए, मैं पहले इस बात को, बहुत विद्वान साथी हैं सुधांशु जी, हर्ड इम्यूनिटी का अर्थ ही ये है कि कुछ सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे, कुछ एसिम्टोमेटिक होंगे। जो सिम्टोमेटिक होंगे उनको ट्रीट कर दें। मतलब ज्यादातर लोगों में जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो वो फैलना बंद हो जाता है, यही हर्ड इम्यूनिटी है। तो इसलिए मैं ये एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूं सुधांशु जी। देखिए, जब प्राइवेट प्लेयर्स को हम दे रहे हैं, बीच में मैंने पॉइंट आउट किया और अलग अलग जिलों से शिकायत आई, वहां कलेक्टर को भी हॉस्पिटल्स के लिए कहा। कुछ हॉस्पिटल्स ने बहुत सारा तरीका अपना अडॉप्ट कर लिया था। हर पेशेंट को कहते थे कि आपका चेस्ट का एक्सरे अनिवार्य है। वो जब ओपीडी में जाता था तो भी कहते थे और चार्ज करते थे, जबकि ऐसी केंद्र सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं थी। अभी भी जब हम प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हैं तो वो 150 रुपीज सरकार की तरफ से और 100 रुपया उनका ऐड करके चार्ज कर रहे हैं। वो तो ठीक है, चाहते हैं हम तो ये है कि जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनको सब जगह मुफ्त लगे, लेकिन फिर भी ये हॉस्पिटल आगे जाकर मनमानी न करें। ये कंसिस्टेंटली मॉनिटर करना होगा राज्यों और केंद्र सरकार को।
ये कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता इस बात को उठा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी की भारत में जब हमारे पास वैक्सीन बनाने की इतनी बड़ी क्षमता है, कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर एक फंड है जिसमें हजारों करोड़ रुपया जमा हुआ, तो ये वैक्सीन मुफ्त क्यों नहीं लगा रही सरकार? और दूसरा, ये 60% विश्व का वैक्सीन हम बनाते हैं। हिंदुस्तान वो कैपेबल कंट्री है जो हम बनाते हैं। और पीएम केयर जिनको ट्रांसपेरेंट नहीं रखा इन्होंने, आरटीआई तक में सूचना नहीं देते, उसको यूटिलाइज करें और मुफ्त में कम से कम वंचित वर्ग के लोगों को लगाएं। देखिए, जहां तक इस देश के गरीब और निर्धन लोगों की बात है, सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। आप आश्वस्त रहिए, कोरोना काल में हमने 8 महीने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दिया, अन्य सुविधाएं दी, सरकार ने सब किया। तो वैक्सीन भी जो गरीब होंगे, निर्धन होंगे, उनको यथासंभव, यथा योग्य, सहजता के साथ उपलब्ध होगी। जो लोग सक्षम होंगे, अब उसमें तो देखिए हमारी सोच और आपकी सोच में एक अंतर है। जैसे आपने कहा सबको मुफ्त क्यों नहीं लगाते, मैं याद दिलाना चाहता हूं अभय जी, 2014 के चुनाव से पहले आपका एक एआईसीसी का सेशन तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, जहां राहुल गांधी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आदेशात्मक लहजे में कहा था, प्रधानमंत्री जी हमें सब्सिडी वाले 8 नहीं 12 सिलेंडर चाहिए। यानी आपने कहा था और दो। और जब हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मोदी जी ने, उन्होंने कहा जो सक्षम है, समृद्ध है, वो सब्सिडी वाले सिलेंडर छोड़ दे, गिव इट अप कैंपेन। और आपने देखा करोड़ के लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं जो सक्षम है वो अलग करेंगे, सरकार कौन अक्षम है कौन सक्षम है, दोनों के बीच का विवेक करके आप आश्वस्त रहिए, चिंता मत करिए। अगर भारत में, यही तो मैं कह रहा हूं, अगर 6 वैक्सीन मुफ्त लगते हैं आवश्यक लोगों को, तो इसकी भी सरकार व्यवस्था करेगी। परंतु मैं वही कहना चाहता हूं, जब हम करेंगे, जब हमने घोषणा कर दी थी बिहार में तो राजनीति है, अब हम करा रहे हैं, व्यवस्था के तहत होगा तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं। ये जो एक प्रकार का एक तंत्र है कि आप ये करें तो इस पे सवाल, वो करें तो ये वाला क्यों नहीं किया, इस मनोवृत्ति से बचने का प्रयास जी। और एक और बात मैं कह दूं, लेटेस्ट सूचना बताता हूं आपको कि सारी जो सब्सिडी है गरीबों और अमीरों की, वो सब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जैसी कर दी, खत्म कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, जो उन्होंने पहले गिव अप कैंपेन चलाया था, अब दोनों प्रकार के सिलेंडरों की कीमत एक है। सुधांशु जी, यह आघात हिंदुस्तान के साथ के गरीबों के साथ कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए, आज का विषय वो नहीं था अभय जी, अन्यथा फिर है तो वो बात एक पंक्ति में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपके संज्ञान में पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर मूल्य नियंत्रण, हाँ नहीं मैं बता रहा हूं, ये प्रक्रिया आज से नहीं मान्यवर, अक्टूबर 2014 से पहले तक डीजल के प्राइस सरकार नियंत्रित करती थी। 2010 से पहले पेट्रोल के करती थी। 2002 में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी हमारी सरकार में, हम ईमानदारी से बोल रहे हैं। मगर 1 जनवरी 1995 को जो तत्कालीन सरकार ने WTO के साथ साइन किया था, उस कारण से यह व्यवस्था थी। तो यह एक प्रक्रिया है जो विश्व व्यापार संगठन कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रमशः डीकंट्रोल होते चले जा रहे हैं। सब कुछ बाजार के अधीन है। जैसे हम और आप टीवी पे बैठे हैं, 25 साल पहले डीजी दूरदर्शन तय कर सकता था कि अभय जी आएंगे या मैं आऊंगा, पर आज नहीं तय कर सकता। आज यह ओपन इकोनॉमी है। तो आज यह कहना कि आपको क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, किसको कितना समय दिया, यह पूर्णतः प्राइवेटाइज्ड है। इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इन बातों को भी समझना चाहिए। नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, ये भी तय है। अच्छा, ज्यादा आप जैसे जानकार मेहमानों के आने का एक खतरा ये होता है कि आप लोग इतने विषयों के जानकार होते हैं कि एक से कब दूसरे पर चले जाएं और फिर उस पर एक लंबी चर्चा हो जाती है। तो हम लोग जरा अपने टॉपिक पे रहें जी। मैं 10 सेकंड सिर्फ। अच्छा ठीक है, बोलिए। सुधांशु जी, 2017 में धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि हम डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आए हैं। उनसे पूछा कि क्या ऐसा ट्वीट देखेगा, तो उन्होंने कहा जैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे, वो सीधा का सीधा लाभ जनता को दे दिया जाएगा, और वहां बढ़ते भी है तो जनता को उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इस दौरान 6 बार क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार कम हुए और केंद्र की सरकार लगातार कीमतें बढ़ाती रही। चलिए ठीक है, इस पर हम लोग अलग से कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अगर वैक्सीनेशन की जो भी हमने बात की है, एक बुनियादी बात है, सरकार का कहना यह, जो भी जरूरतमंद है उसको सरकार मुफ्त में टीका देगी कोरोना का, और जो सक्षम है, जो खरीद कर टीका लगवा सकता है, वो निजी अस्पताल में जाकर के 250 रुपए प्रति डोज के हिसाब से लगवा ले। अब ये फाइनल कमेंट के साथ क्या अभय जी कह सकते हैं कि इस नीति में कोई बुराई नहीं है? नहीं, देखिए, हमने कहा कि इस
परिस्थिति में, हर परिस्थिति में सरकार के साथ है और सरकार को प्रेरित करते रहेंगे। जहां भी लोगों के साथ अन्याय हुआ वहां आगाह करने का धर्म दायित्व हमें जनता ने दिया है, वो सरकार को करेंगे। ये समालोचना मानिए, इसको सरकार की आलोचना मत मानिए, क्योंकि मिलकर लड़ना है हमको इस विभीषिका का। बहुत अच्छी बात है। दूसरा विषय जो है, इस पर मुझे नहीं लगता लेकिन कि आप और सुधांशु जी सहमत हो पाएंगे। राहुल गांधी ने आपसे थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया। उन्होंने दरअसल एक आर्टिकल ट्वीट किया जो कि चीन विवाद से संबंधित था, और उस आर्टिकल के साथ उन्होंने ये लिखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की जगह मीडिया मैनेजमेंट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हम चीन के सामने अब कीमत अदा कर रहे हैं। यह रहा भारत के लिए विध्वंसकारी है। उनका कहना है सुधांशु जी कि हमने चीन की सारी शर्तें मान ली, चीन की क्लेम लाइन मान ली और अपनी जमीन दे दी। देखिए, समस्या क्या है राहुल गांधी जी के साथ, भारत सरकार जो कहेगी वो उसको मानने को तैयार नहीं। तो सैटेलाइट फिल्में भी दिख गई हटने के लिए, उसे मानने को तैयार नहीं। भारत की सेना कहेगी उसे मानने को तैयार नहीं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज ने जो कहा उसे मानने को तैयार नहीं। चीन की सरकार जो कहे उसे भी मानने को तैयार नहीं। तो भाई आपको आके समझाए कौन? और जहां तक ये बात है कि चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया, तो हाँ किया हुआ है, सच है। आज से नहीं कब्जा है, 59 ईयर्स से कब्जा है, और आपके खानदान की खानदानी बपौती है वह कब्जा, जिसको लेकर कह रहे हैं। और एक बात सिर्फ और कह देता हूं, चीन ने भी तस्वीरें दिखा दी, हमने भी तस्वीरें दिखा दी, मगर देश जानना चाहता है कि जो चीन के साथ आपका करार हुआ था वो पार्टी ऑफिस की वेबसाइट पे कब आएगा। उसकी तस्वीर नहीं दिखी, क्योंकि आपने भी वो तस्वीर नहीं दिखाई थी। चीन के मीडिया में वो तस्वीर आई थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करार साइन करते हुए। आपने छुपाया था या चीन ने दिखाया है, और आज तक आप वो दिखा नहीं पा रहे हैं, और बाकी सारे अनर्गल प्रश्न निरंतर करते चले जा रहे हैं। उसमें एक बड़ी स्पेसिफिक बात ये राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ दिनों पहले कही थी। उस आर्टिकल में भी यही है कि जो कैलाश रेंज था, जो हमारा सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप था, उसके बदले हमने पैंगोंग त्सो इलाके में तो चीन को पीछे कर दिया, लेकिन बाकी जगहों पर वो अड़ा हुआ और वापस नहीं जा रहा है। देखिए, जिसको वो कह रहे हैं कि बार्गेनिंग चिप था, बिल्कुल हम लोगों ने कई जगहों पे परिस्थिति क्रिएट की है। ये बताइए, मैं एक बात और कहता हूं, जब से आज का चाइना बना है पिछले 20 साल में, द माइटी चाइना, वो ड्रैगन, आप एक उदाहरण बताइए जहां चीन का, एक उदाहरण बताइए जहां उसने अपनी फौजी इस्टेब्लिशमेंट बनाया और उखाड़ते हुए वापस जाते दिखे हो। चुनौती के साथ कहता हूं, उदाहरण बताइए कोई, राहुल गांधी जी दिखाएं पिछले 20 साल में दुनिया के किसी कोने में, चीन के चारों तरफ जिन राज्यों के देशों के साथ उनका वो है। अब यह है कि जो नजरें देखना चाहती वही नजारा दिखता है। बता दीजिए कहां पे हुआ है। उसमें रूस जैसे देश के साथ पीछे नहीं हटा, बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। अबे तुम देखिए सौरभ जी, बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर मुझे 10 सेकंड ज्यादा दीजिएगा प्रकाश डालने के लिए। हुआ यह है कि 9 दौर की कमांडर लेवल की बात हुई, और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, बहुत मैं उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूं, रक्षा मंत्री जी ने, जब 24 जनवरी को अंतिम चर्चा के बाद लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया कि डिसएंगेजमेंट का ये प्लान है, आप जानते हैं हूबहू वही वक्तव्य अक्टूबर के मंथ में, जब 12 अक्टूबर को इसके पहले 7वें दौर की बातचीत हुई थी, सारी मीडिया में प्रकाशित हो गया था। और यह हुआ था, यह कहा गया कि इनका प्लान लीक हो गया है, और जो कैलाश रेंज में चुशुल हाइट हमने गेन की है, तो वो रेजांग नाला हो, वो गुरंग नील नाला हो, ये जो हाइट्स हमने अचीव की है, वो चाइना चाहता है कि खाली करा ले कैसे भी। आज भी चीन जो गोगरा पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, दौलत बेग गोल्डी वाई जंक्शन जहां से पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 कटते हैं, वहां पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। 2 दिन पहले भी सैटेलाइट से मीडिया ने उसको एड्रेस किया है। किसी सूरत में वो खाली करने को तैयार नहीं है। जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे, वो जानते 1967 में चोला नाथुला में भी उसने ये किया था, जब हमने मार के भगाया, युद्ध की स्थिति जैसी निर्मित हुई और चाइना को पीछे हटना पड़ा। 2013 में भी यही दौलत बेग ओल्डी में उसने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जब वो पीछे चला गया। लेकिन ये समझ ही नहीं पाए
क्योंकि 2015 में चाइना ने मिलिट्री स्ट्रेटेजी एक व्हाइट पेपर इशू किया था। उसने कहा था कि यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड पर हम काम कर रहे हैं। क्या यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड? वो कहता है कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये 5 हमारी मदरलैंड है जिसको हर हाल में लेकर रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरी बात बताता हूं, डोकलाम में 71 दिन का स्टैंड ऑफ था। मीडिया को यह कहा गया कि डिसएंगेजमेंट हो गया, दोनों सेना अपनी अपने स्थान पर चली गई। 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण जी ने राज्यसभा में जवाब दिया कि उसी स्थान पर चाइना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। वो इसलिए दिया क्योंकि वहां प्रश्न पूछा गया, तब सैटेलाइट इमेजरी उनके सामने रखी गई। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के विदेश मंत्री जब चीन के विदेश मंत्री से बात करते हैं, उनकी साइट पर डला है, तब कहते हैं यूनिलेटरली आपने स्टेटस को चेंज कर दिया। देश के रक्षा मंत्री मैं आपका सवाल जानना चाहता हूं, आपका इसमें सवाल क्या है? लद्दाख में जो कुछ हो रहा है उसमें आपका सरकार से क्या प्रश्न है? देखिए, चीन ने अपने हित साध लिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रवक्ता बन के ये कह दिया कि ना वहां कहीं घुसा है ना आया है। एक मंत्री महोदय ने तो ये तक कह दिया कि उनसे ज्यादा हमने घुसपैठ की है। तो जो हमारे एडवांटेज थे, अब वो चीन हमारे लिए डिसएडवांटेज है और ये प्रचारित कर रहा है कि हम उनकी स्थान पर नहीं घुसे। लेकिन आज भी वो 1200 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमारी कब्जा कर बैठे हैं और हमें सबसे बड़ा खतरा दौलत बेग गोल्डी के ऊपर जो विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है, ठीक है, उस पर आपने कहा कि जमीन पर चीन इस वक्त हमसे बेहतर परिस्थिति में है। सुधांशु त्रिवेदी, हमारे अंदर घुसा हुआ है। सौरभ जी, बेहतर नहीं, हमारे घर में। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए एक बार आप जवाब ले लो। अभय जी जवाब सुन लीजिए, इसके बाद बस उससे आखिरी से जवाब दीजिएगा। बस इसके बाद आप बोल लीजिएगा। अभी समय है, मैं आ जाऊंगा। अभय जी आ जाऊंगा, बोलिए सुधांशु जी। देखिए, अभय जी ने जाने अनजाने में एक बात उनसे मुंह से निकल गई कि जो हमने कैलाश हाइट में ज़ेजलांग पे जाकर कब्जा कर लिया था, जो हम बैठ गए थे, यानी आपने माना ना कि हम कहीं आगे जाके बैठ गए थे? नहीं, वो एलएसी के हमारे हिस्से में हट गए। सुधांशु जी, ये बता दूं मैं आपको, बातों में दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहे हिस्से में। अब दूसरी बात मैं बता दूं, अब मान्यवर आप अपने टर्न पे बोलिएगा, आपने अपने टर्न पे आप जो बोल रहे थे अब मैं बताता हूं। इन्होंने कहा चीन का एक पेपर है, व्हाइट पेपर, मदरलैंड। मैं दर्शकों से याद दिलाना चाहता हूं, जब ये देश आजाद हुआ था तो हमारी सीमा चीन से नहीं मिलती थी। तिब्बत एक देश था, तिब्बत पे जो कब्जा चीन का माना गया, उसी वजह से वो अरुणाचल और लद्दाख पे कब्जा मानता है। ये मदरलैंड बनी कब? जब 1955 में कोई दुनिया में मानने को तैयार नहीं था कि तिब्बत चीन का है, तब बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू जाके वीटो करते हैं कि यदि चीन को नहीं बुलाओगे तो हम भी नहीं आएंगे। गजब था मान्यवर। जब 58-59 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत होता था हमारा वो बॉर्डर, सेना के अंडर में नहीं होता था, वो लिख के भेजता है अक्टूबर 58 में कि हमें ये पूरा कंफर्म हो गया है कि 1500 किलोमीटर सड़क हमारे इलाके में बन गई है। तो नेहरू कहते हैं, लिख के देते हैं फरवरी 59 में कि हम एमिकेबली इसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद अप्रैल 59 में माओ से तुंग का भव्य स्वागत होता है, 5 दिन यहां रहते हैं। और दिसंबर 59 में चीन की परमानेंट मेंबरशिप के लिए वकालत की जाती है। यूएन से करस्पॉन्डेंस में है कि वो कहते हैं हम स्थायी सदस्यता अमेरिका भारत को देना चाहता था। इस कम्युनिस्ट चीन को 1974 में मिली है, तब तक वो ताइवान के पास थी। तो नेहरू जी कहते हैं हम चीन से संबंध खराब करके नहीं लेना चाहते। मान्यवर, वो मदरलैंड की थ्योरी पढ़ेंगे तो दिमाग खुल जाएगा। अब आज के जमाने में आइए, आपने बिल्कुल सही कहा। चीन की एक और पेपर पढ़ लीजिए, द वॉर अनलिमिटेड, कि वो लड़ाई कैसे लड़ेगा। जैसे एक साइबर अटैक हुआ, एक वो हिस्सा है। एक ये भी है कि जिस देश में रहो वहां की व्यवस्था में जो जो चीजें हैं, जो इनको वो अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, उसको वीकनेस की तरह कैसे यूज करो। अगर वहां खुला माहौल है तो किस प्रकार से एनजीओस खड़े करो। अगर वहां खुली अर्थव्यवस्था है तो किस ढंग से बाजार को प्रभावित करो। और उसमें यह भी लिखा है कैसे राजनीतिक दलों को, अन्य सोशल इंस्टीट्यूशंस को अपने फेवर में यूज करो। और मैं आपसे कह देता हूं, पीपुल्स डेली अखबार का 10 जून का निकला हुआ आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। अभय दुबे जी, मैं दर्शकों को बता रहा हूं, 10 जून का निकला हुआ आर्टिकल, 10 जून होगा या 12 जून पिछले साल का। उसमें जानते हैं एक पैराग्राफ क्या लिखा है कि जो कुछ हो रहा है, मैं अंग्रेजी में बोले दे रहा हूं, उनका उसमें लिखा हुआ है कि वॉट एवर इज हैपनिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
of Narendra Modi will not be able to sustain as the opposition is building up, and after that they will not be able to contain the power. The Hindu nationalist government of Narendra Modi. पढ़िए जाके लिखा, और शायद रात को 10:कुछ का प्रकाशित है, कोई जाके आज भी देख सकता है। तो आप कह रहे हैं कि चीन विपक्ष की बातों का इस्तेमाल कर रहा है, कौन किसके साथ नहीं है, मदरलैंड पेपर, सारी जानकारी सबके पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमत्ता से प्रयास कर, एक मिनट सौरभ जी, एक वाक्य, ये जो आप बुद्धिमत्ता से प्रयास कर रहे हैं ना, इसके लिए हिंदी में एक कहावत है, चूंकि आजकल राहुल गांधी कहावतें बहुत कर रहे हैं, तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करना, तिनके की ओट में आप पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभय जी। देखिए सौरभ जी, दुविधा क्या है, मन मेला तन उजला, बगुला कपटी अंग। भाजपा की सरकार जो उजला दिखा रही है ना, ये बगुले की तरह है, मन में कपट है इनके। आप सच्चाई जानना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, आप तो खुद भी सांसद हैं और विद्वान व्यक्ति है, मेरी निगाह में सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति आप भारतीय जनता पार्टी में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की एक बार रिपोर्ट पढ़िएगा, क्या लिख कहती है वो कहती है कि बीते 6 साल में मोदी सरकार ने न सिर्फ सरहद की हदें पार कराई, चाइना को व्यापार की सारी हदें पार करा दी, हिंदुस्तान के एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया। वो बताते हैं कि किस प्रकार फटाके, किस प्रकार खिलौने, साइकिल के उद्योग में तो कहते हैं कि एक साल ऐसा था कि 58% तक इंपोर्ट कर लिया, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था, और एमएसएमई को पूरा स्पॉइल कर दिया। ये मोदी सरकार का व्यवहार था चाइना के साथ। आज फिर आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं उनकी कंपनियों को इंटरटेन करने की, आने वाले समय में ये खबर सुन लीजिएगा। दूसरी बड़ी बात, जो समझौता मोदी सरकार ने कर दिया, देखिए जो पेगोंग सो पर फिंगर्स थे हमारे, हम फिंगर 8 से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते थे। मानते कैसे थे कि 1960 में जो हमारा चीन के साथ समझौता हुआ था, बाकायदा एग्रीमेंट जो भारत सरकार के पास है, उसमें लॉन्जिट्यूड 78 डिग्री 49 मिनट ईस्ट और लेटीट्यूड 33 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ, ये फिंगर 8 पर लाइन आती है। और चाइना ने आज क्या किया, 8 किलोमीटर का अंदर नया बफर बना दिया, आपको धन सिंह थापा पोस्ट पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और वो 8 तक है और कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी। साहब वो हमारा हिस्सा है। जो चुशूल हाइट कैलाश रेंज की बात सारे डिफेंस के एक्सपर्ट कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो एलएसी के हमारे हिस्से पे था, और वो मोल्डो हमारी अप्रोच में आ जाता था जिस जगह हमने अचीव कर ली थी। और सारे विशेषज्ञों का कहना था कि मोदी सरकार ये स्थान नहीं छोड़ती है तो चाइना पर दबाव बना। अभय जी देखिए इस पर, क्योंकि बहुत पहले कई बार चर्चा हो गई है। मैं तो सेना प्रमुख का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा, ये सवाल सीधा सेना प्रमुख से पूछा गया कि आपने कैलाश रेंज से अपने सैनिक पीछे हटा लिए, इसका क्या हमें नुकसान नहीं होगा? उन्होंने इसका जवाब दिया कि जैसे हमारे पास पैंगोंग सो इलाके के लिए एक रणनीति थी, बाकी इलाकों के लिए भी हमारे पास रणनीति है, वहां से भी चीनी सेना पीछे जाएगी। ये उन्होंने साफ साफ कहा। उन्होंने कहा था 48 आवर्स में, उन्होंने कहा था 48 आवर्स में हम इस पर 48 आवर्स में इस पर बात करना शुरू करेंगे। देखिए सुनिए सौरभ जी, अभी 2 दिन पहले जो सैटेलाइट इमेजेस आई है उसमें लगातार वो डेप्सोंग में नया मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है पुराने के साथ साथ, इससे उसकी मंशा साफ हो जाती है। और ये ग्लोबल टाइम्स ने तभी छाप दिया था कि हर हाल में हम कैलाश रेंज खाली करा कर रहेंगे। इसलिए चीन को ऐसा नहीं है, हम देश की सरकार के साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से हम अपेक्षा कर रहे थे कि थोड़ा वक्त और है। मैं एक और विषय चुनना चाहता हूं, उससे पहले इस पर एक कमेंट, सुधांशु जी आप दे दें एक फाइनल कमेंट इस पर। विपक्ष की और देश की ये चिंता तो लाजमी है, क्योंकि रक्षा मंत्री ने खुद ये कहा कि अभी 3-4 जगहों पर हमारा स्टैंड ऑफ बना हुआ है चीन की सेना के साथ, तो वो कब दूर होगा और हमारे हितों के साथ दूर होगा, इसका आश्वासन आप भी दे सकते हैं यहां पर? देखिए इन तकनीकी बारीकियों पे बहस होती रहेगी। मैं एक मूल कारण 2-3 वाक्यों बता देना। चीन ने एग्रेशन दिखाया क्यों? कारण जानते क्या है कि 2013 के समय AK एंटोनी जी का दिया हुआ बयान है कि चीन के क्षेत्र में हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, हमारी लंबे समय से स्थापित पॉलिसी थी। हमारी सरकार आई, हमने 100 दिन के अंदर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के नाम पे लगे सारे हटा दिए 2014 में। अब जो सड़क बन के तैयार थी
जहां तक हमारी सड़क दौलत बेग गोल्डी के आगे पहुंच गई थी, वहां पे छोटा जहाज भी लैंड कर सकता था। वो कराकोरम हाईवे से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। यही चीन को डर था कि वो जहां से उसकी कनेक्टिंग लाइन यूरोप में जाने वाली है, अगर हम और सड़क बना ले गए तो तोप से भी किसी लड़ाई की स्थिति में उनका लैंड रूट ही ब्लॉक कर सकते हैं। और उनका सी रूट जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का और हिंद महासागर से होके, यहां पे हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं। आज तक कभी सी सरकार ने इतना लंबा किया ही नहीं था। इसीलिए देखिए, हमारी सरकार आने के बाद सिर्फ एक घटना छोड़िए, 3 मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के हम सदस्य बने। चीन चाहता रहा, कुछ नहीं कर पाया। धारा 370 पे सर केवल खड़ा हो गया, चीन एक शब्द नहीं ला पाया। और तो और अगर आप देखिए, शंघाई कॉर्पोरेशन में आतंकवाद का शब्द इंक्लूड हुआ, चीन कुछ नहीं कर पाया। मसूद अजहर को आतंकवादी चीन को भी स्वीकार करना पड़ा। और आज डिप्लोमेसी में देख लीजिए, चीन के साथ कौन खड़ा है? सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। एक जमाना होता था कश्मीर के मामले पे सिर्फ हमारे साथ रूस खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे खिलाफ। आज चीन के साथ केवल नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ। अब यह भी नहीं दिख रहा हो, इसमें तो किंतु परंतु का स्कोप नहीं। चलिए बेजी, इस पर तो आप जवाब देंगे ही। नहीं तो तीसरा एलआई बता दीजिए चीन का। देखिए मैं बता रहा हूं, इतनी सारी व्याख्या सौरभ जी, एक ही लाइन में मैं जवाब देता हूं। सुधांशु जी, सरकार से आग्रह कि वो हमारे देश के साथ तो खड़ी हो जाए। जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने 6 अगस्त को यह स्वीकारा कि हां, चाइना ने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया है, हमारी जमीन पर आ गया है, क्यों रातों रात वो दस्तावेज हटा दिया आपने? आप स्वीकारिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव बना लिया। ये सैटेलाइट इमेजेस से पता पड़ता है कि 19 के पहले कुछ नहीं था, 19 के बाद गांव बना लिया। तो इन बातों को स्वीकारना प्रारंभ कीजिए। ये सरकार की आलोचना नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं। देश एक साथ खड़ा होगा, आप विश्वास मानिए। लेकिन आप नहीं स्वीकारेंगे तो उसका लाभ चीन को मिलेगा और वो लगातार अंदर घुसेगा। तो हमको चीन को समझना होगा, एक साथ उसके साथ लड़ना होगा। बॉर्डर रोड डेवलपमेंट की रिपोर्ट भी पढ़ सकता हूं कि हमारे समय कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, आपके समय कितना हुआ। खंडूरी कमेटी ने क्या कहा? मुरली मनोहर जोशी जी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार है 58 साल में कि डिफेंस लोकेशन सबसे कम कर दिया। 10I प्रोक्योरमेंट, 10 दिन तक भीषणतम युद्ध लड़ने के पैसे नहीं दिए। शरद चंद्र जी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का स्टेटमेंट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिसमें सरकार के साथ है हम, लेकिन सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश को नुकसान ना पहुंचाए, इतना आग्रह है। अच्छा चलिए ठीक है, एक बहुत छोटे से कमेंट का समय मेरे पास, सुधांशु। अच्छा एक पंक्ति बोल दूं, बहुत छोटा था। देखिए बस 3 वाक्य बोलूंगा, ज्यादा लंबा नहीं। 6 अगस्त के जिस ये वक्तव्य की बात कर रहे हैं, मैं सभी लोगों से कहूंगा जिसके पास उसका फोटोशॉप हो, उसमें रक्षा मंत्रालय में ट्रांसग्रेशन शब्द है, यूनिलैटरल स्टेटस को चेंज बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जो आपने अरुणाचल के जिस क्षेत्र की बात कही है, सैटेलाइट इमेज में 1959 से वो इलाका चाइना के पास है। तो यह 2 तथ्य अपने आप में इस बात को बताने के लिए पर्याप्त हैं कि क्या यथार्थ था और किस प्रकार का। और तीसरी बात सिर्फ अभय जी ये बता दीजिए, रक्षा संबंधी स्थायी समिति में राहुल गांधी जी सदस्य हैं, पिछले 2 वर्षों में कितनी मीटिंग अटेंड की है? अभय जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, राहुल गांधी जी ने उस पर अपना स्टेटमेंट दिया है, क्या आपने किया? जो रक्षा समिति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, खंडूरी साहब को क्या कहा आपने? निकाल बाहर फेंका, उनको कहना पड़ा। वो तो बुनियाद के पत्थर है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में रहूंगा वहां। मुरली मनोहर जोशी जी के साथ क्या व्यवहार किया जब उन्होंने रिपोर्ट दी? तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये प्रासंगिक ही नहीं है जब सरकार स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की बात ही नहीं मानती है। और फिर भी पिछली मीटिंग में भी राहुल जी ने कहा, सुनिए, पिछली कमेटी में भी राहुल जी ने कहा कि चीन पर डिस्कस कीजिए। तो जो बात प्रेस का डिस्कशन सेना पर छोड़ना चाहिए कि कैसे बेज उसके लगेंगे, वो डिस्कस करने को बुलाएंगे तो कौन चर्चा करेगा उस पर, बताइए आप। चलिए ठीक, मेरे पास समय की इतनी गुंजाइश थी। सुधांशु त्रिवेदी, अभय दुबे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज चर्चा में आने के लिए। 2 प्रमुख बातों पर हमने आज चर्चा की है, कोरोना मैनेजमेंट, देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम और चीन के साथ सीमा के हालात। जितनी लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है उतनी लड़ाई शायद परसेप्शन की लड़ी जाती है। और राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की पिच पर आकर खेलने की कोशिश करते हैं, मात खाते हैं। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है लोगों का भरोसा। चाहे कोरोना में लॉकडाउन का फैसला हो, वैक्सीन की स्ट्रैटेजी हो, सरहद पर चीन को जवाब देना हो, देश की जनता ने मोदी के फैसलों पर भरोसा जताया।
मोदी सरकार के काम करने के तरीके पर, उनके फैसलों पर सवाल खड़े करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन फैसलों के पीछे नरेंद्र मोदी की जो नीयत है, जनता को उस पर विश्वास है, और यही नरेंद्र मोदी की पूंजी है और राहुल गांधी की परेशानी। यह था आज का कुरुक्षेत्र, लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि हरियाणा में इन दिनों 75% आरक्षण को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार का क्या लॉजिक है, सीधे चलते हैं इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर के पास, जिनके साथ है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।